आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान। इलेक्शन कहानी जारी है। हमने पिछली किस्तों में तफसीली तौर पे बताया कि सन 70 के जो इलेक्शन थे वो किन हालात में हुए और उसके बाद 77 के जो इलेक्शन थे उनके ज़रिए पाकिस्तान जो है दोबारा कैसे फ़ौजी दौर में दाखिल हुआ। उसके बाद फ़ौजी दौर में ही यानी ज़िया दौर में पहले गैर जमाती इंतखाबात 1985 के फरवरी महीने में हुए। मैं पहले गैर जमाती इंतखाबात शायद गलत कह गया। असल में ये मुल्की तारीख़ में होने वाले दूसरे गैर जमाती इंतखाबात थे। पहला जो गैर जमाती इलेक्शन है वो 1962 में हुआ था, जब फ़ील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान ने 58 में मार्शल लगाया था और वो अपनी मर्ज़ी का सियासी सेटअप बनाना चाह रहे थे। और उस वक्त के जितने भी सियासतदान थे उन्हें उनसे शदीद एलर्जी थी, तो उनको उन्होंने किसी को 7 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए बैन किया और फिर इलेक्शन करवाए। मगर वो जो पहले इंतखाबात थे वो वन मैन वन वोट की बुनियाद पे नहीं थे, वो बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज जो था 80,000 बल्दियाती काउंसलर्स का मशरक़ी पाकिस्तान में और मगरबी पाकिस्तान में, उसको मिला के इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया। और उस इलेक्टोरल कॉलेज ने जो है वो सदर का और कौमी असम्बली का इंतखाब किया। इस एतबार से अगर देखा जाए तो 1985 के जो गैर जमाती इंतखाबात हैं, अगरचे वो बालिग राय दही की बुनियाद पे यानी वन मैन वन वोट की बुनियाद पे हुए, लेकिन उनका मकसद भी जनरल अयूब की हुकूमत की तरह ज़िया-उल हक़ की मार्शल लॉ हुकूमत को सिविलियन चेहरा देना था। और फिर इन इंतखाबात से एक हुकूमत नवाज़ जो एक नई पॉलिटिकल क्लास है, जो किसी शक्ल में आज भी अहम किरदार अदा कर रही है, उसका जन्म हुआ। 85 के इलेक्शन इस एतबार से भी याद रखे जाएंगे कि अक़लियतों के लिए जुदागाना इंतखाब का निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया। उससे पहले अक़लियतें जो हैं जनरल सीट्स पे जैसे मुसलमान वोट देते हैं वैसे हिंदू भी देते थे वोट, पाकिस्तानी क्रिश्चियन भी देते थे, सिख भी देते थे। लेकिन ज़िया-उल हक़ साहब जो हैं, चूँकि उन्होंने एक शरई निज़ाम नाफिज़ करने का सऊदी स्कॉलर्स की मदद से आगाज़ किया, तो शायद उसी स्पिरिट में उन्होंने जो ये रिवायत थी इसको भी ख़त्म कर दिया और उसकी जगह अक़लियतों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया। यानी अक़लियती वोटर जो मुसलमान उम्मीदवार हैं उसको वोट नहीं दे सकते, अपने हम मज़हब उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। जिस तरह जो जनरल सीट्स होती हैं नॉर्मली हम देखते हैं कि वो एक छोटे छोटे हल्के होते हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, लेकिन जो अक़लियतें थीं उनके लिए एक ही हल्का बनाया गया और वो था पूरे पाकिस्तान का हल्का। कितनी मज़े का खेज़ बात है, यानी एक उम्मीदवार जिसने रहीम यार ख़ान से या घोटकी से कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हों, अब उसे कन्वेंसिंग के लिए चतराल भी जाना पड़ेगा, उसे कोयटा भी जाना पड़ेगा, उसे लाहौर भी जाना पड़ेगा। तो इस तरह जो है उनको बिल्कुल एक तरह से अमलन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बिल्कुल निकाल के बेजान कर दिया गया। लेकिन ये जो इलेक्शन हुए फरवरी 85 के जमाती इंतखाबात, ये बहुत ही गौर व खौस के बाद और बहुत ही टेस्टिंग के बाद हुए। इंतखाबी फ़ज़ा की सुनगुन लेने के लिए जो मार्शल लॉ हुकूमत थी उसने सितंबर 1979 में पहले गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात करवाए। उनमें बहुत से जो हुकूमत मुखालिफ सियासी कारकुनान थे, जिनमें पीपल्स पार्टी के कारकुनों की अच्छी खासी तादाद थी, वो जो हैं इलेक्ट हो गए। उसकी वजह से फ़ौजी हुकूमत जो है वो परेशान हो गई और उसने जिस एतमाद के साथ नवंबर 1989 में कहा था कि जी हाँ जी हम बल्दियाती इलेक्शन के बाद आम इंतखाबात भी करवाएंगे, तो वो पेशकश उन्होंने बल्दियाती नताइज देखते हुए वापस ले ली। फिर मार्च 1981 में आइन तो चूँकि मुअत्तल था, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत तो है, तो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी PCO जारी किया गया। इसके ज़रिए सदर को
आइन में तरामीम का इख्तियार मिल गया और फिर जनवरी 1982 में सरकार के जो वफ़ादार सियासतदान थे उन पे मुश्तमिल एक 228 रुकनी नामज़द, इलेक्टेड नहीं, नामज़द मजलिस शूरा बनी ताकि कुछ तो सियासी फेस मिल जाए मार्शल हुकूमत को। अगस्त 1983 में जो जमहूरी क़ुव्वतें थीं, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें, उन्होंने इत्तेहाद तहरीक बहाली जमहूरियत कायम किया और उन्होंने जो नॉर्मल एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी शुरू करने के लिए और 1973 का आइन मुकम्मल हालत में बहाल करने के नारे के साथ एक तहरीक शुरू की। इसका ज़्यादातर ज़ोर अंदरून सिंध रहा। पंजाब में अलामती तौर पे कुछ एहतजाज देखने में आया, खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल भी नहीं और बलूचिस्तान बिल्कुल अलग थलग था। तो चूँकि एक सूबे में ज़्यादा ज़ोर था लिहाजा मार्शल हुकूमत को ये एहतजाज ताकत के बल पे कुचलने में आसानी रही। और फिर आम इंतखाबात तो करवाने थे, उसका प्रेशर MRD की वजह से बढ़ता चला गया। तो लेकिन उससे पहले ज़िया-उल-हक साहब ने ये किया कि 19 दिसंबर 1984 को सदारती रेफरेंडम कराने का ऐलान किया। इस महीने की 19 तारीख को मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा। अब ये बड़ा मज़ेदार किस्म का एक ऐलान था। उसमें ये नहीं पूछा गया कि क्या आप अगले 5 साल के लिए ज़िया-उल-हक को सदर देखना चाहते हैं या नहीं, ये नहीं था। सवाल ये था कि अगर आप पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज का तसलसल बरकरार रखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िया-उल-हक अगले 5 साल के लिए सदर है। इस तरह घुमा फिरा के एक जलेबी बना के सवाल रखा गया। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि उस रेफरेंडम में कुल 62% वोट पड़े और उन 62% में से भी 98% ने ज़िया-उल-हक के इस सवाल के हक़ में वोट दिया कि जी अगर हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो आप सदर हैं। अजीब मज़हक़ खेज़ सूरत हाल थी। हबीब जालिब उस ज़माने में ज़िंदा थे और उन्होंने ये जब सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा कि शहर में भूखा आलम था, जिन था या रेफरेंडम था। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उस दिन क्या हालात थे। सड़कों पे सन्नाटा था लेकिन वोट 98% पड़ गए। अच्छा, इलेक्शन चूँकि गैर जमाती थे और सियासतदानों को और उनकी जमातों को बहुत मजबूती से बांधा गया था, लिहाजा जिस के पास भी पैसा था वो मैदान में आ गया। ठेकेदार, ताजिर, रिक्रूटिंग एजेंट्स, स्मगलर्स, नौदौलतिये, कबायली और जागीरदार और जो रिवायती रूहानी खानवादे हैं उनको भी मौका मिल गया आगे आने का। मगर मार्शल हुकूमत की जानिब से फिर भी एहतियात का आलम यह था कि किसी को बड़े इंतखाबी जलसे या जुलूस की इजाज़त नहीं थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग्स कर सकते थे और वो भी 4 दीवारी के अंदर। इसका नतीजा ये निकला कि जो भी उम्मीदवार थे तो वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार, लेकिन उनकी जो तकारीर थी उसमें गली की नाली पक्की कराने का वादा किया जाता था, सड़क बनवाने का वादा किया जाता था, जो मोहल्ले के बेरोज़गार नौजवान हैं उनको नौकरियां दिलाने का वादा किया जाता था। पाकिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान से, अफ़गानिस्तान से, अमेरिका से कैसे होना चाहिए उन्हें कख पता नहीं था। इसके अलावा मुल्क की मईशत जो है वो किस नौइयत की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इस्लाहात होनी चाहिए, किसी को कुछ नहीं मालूम था। सीधा सीधा बल्दियाती जहन के साथ कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो मुनक्किद हुए और ज़ाहिर है कि यही टारगेट था और यही मंशा थी मार्शल हुकूमत की। कोई इस तरह के इस नौइयत के सियासतदान आ जाएं तो कितना अच्छा है। ना वो पढ़े लिखे हो के सवाल करेंगे और ना हमें जवाब की ज़हमत होगी। बहुत से नए चेहरे जो हैं वो सामने आए और इसकी ख़राबी ये हुई गैर जमाती इंतखाबात की कि चूँकि मुल्क सतह पे तो डिबेट हो नहीं पा रही थी, तो लिहाजा जो लोकल लिसानी, कबायली और जो मकामी मसाइल थे
बरादरीज़म था वो उभर के सामने आया और सारा ज़ोर जो है एक दूसरे की किरदार कुशी पे सर्फ हो गया उम्मीदवारों का वोट खींचने के लिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार हुई इन इलेक्शंस में कि उससे अंदाज़ा होता है कि जो आम वोटर था वो ज़िया उल हक की हुकूमत से कितना बेजार था। नामज़द मजलिस शूरा का हम बता चुके हैं कि वो कायम हुई थी, उसके 104 अरकान ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर उनमें से सिर्फ 10 मुंतखब हुए, बाकी सब हार गए और वो भी अननोन लोगों से। लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो गए, एक लेजिटिमेट असम्बली बन गई, एक फेस मिल गया। तो फिर 2 मार्च 1985 को सदर ममलिकत ने आइन की जो बहाली है उसका हुक्मनामा जारी किया ताकि असम्बलियाँ जो हैं वो तश्कील पा सकें। मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो अयूब ख़ान की काबीना में एक वक्त में वज़ीर रेलवे थे, लेकिन किसी ने कोई ख़ास नाम नहीं सुना था, वो एक नया चेहरा लाया गया वज़ीर आज़म के तौर पे। तो सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये जुनेजो साहब कौन थे, लेकिन बाद में जब वो सीट पे बैठे तो उन्होंने दिन में तारे दिखा दिए थे, उसका जिक्र हम थोड़ी देर बाद करेंगे। फिर 23 मार्च को ज़िया उल हक ने मुश्तरका इजलास में जो भारी अक्सरियत से आप सदर मुंतखब हुए थे, तो बतौर सदर आपने अगले 5 साल के लिए हलफ उठाया और जो सूबाई वज़राए आला थे वो असम्बलियों ने इलेक्ट नहीं किया, वो गवर्नर नॉमिनेट करते थे और असम्बलियाँ जो हैं सिर्फ हाथ खड़ा कर देती थी, हाँ जी हाँ मंजूर है। ना जी ना कहने से आपको पता है कि उस ज़माने में क्या हो सकता था। यूँ ये सारे इंतज़ाम करने के बाद जो मार्शल लॉ है वो 30 दिसंबर 1985 को लगभग 7.5 बरस बाद उठा लिया गया। इस दौरान हुआ ये कि जो सारा गड़बड़ घोटाला हुआ या जो खिचड़ी पकी, सिर्फ कौमी सियासी जमातों को दूर रखने के लिए, उसके नतीजे में जो नस्ली और मजहबी तंजीमें हैं उनकी मशरूम ग्रोथ शुरू हुई और मुल्कगीर जमातें जो हैं वो कमज़ोर होती चली गईं। इसका मतलब ये हुआ कि वफाकी जो सियासत थी उसको इनडायरेक्टली ख़ासा नुकसान पहुंचा। नई पार्लियामेंट को मजबूर किया गया कि जितने भी मार्शल लॉ रेगुलेशंस अब तक जारी हुए हैं, अच्छे या बुरे, उन सब को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक तरमीम मंजूर की जाए। ज़ाहिर है कि ये तरमीम मंजूर करनी पड़ी और ये 8वीं आइनी तरमीम के नाम से तारीख़ में और आइन में महफूज है। फिर जनवरी 1986 में जो सियासी जमातें जिन्होंने ख़ुद को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करवाया था, उन पे से पाबंदी हटा ली गई कि वो सियासत कर सकती हैं, और जैसे ही ये पाबंदी हटी तो गैर जमाती ऐवान में अचानक एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी का एक बार फिर ज़हूर हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि गैर जमाती निज़ाम का जो मेमार था, यानी जनरल ज़िया उल हक, उसकी आँखों के सामने उसी की खड़ी की हुई गैर जमाती सियासत की दीवार वो अपनी नज़रों से उसे ढहते हुए देख रहे थे। उसके बाद मुल्क एक और सियासी रोलर कोस्टर पे सवार हो गया। अगली किस्त में हम भी इसी रोलर कोस्टर पे सवार होने की कोशिश करेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।